नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल का अर्थ, विशेषता, उद्देश्य और संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। संप्रेषण कौशल का अर्थ है संचार के लिए हम जिन कौशलों का, साधनों का अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए माध्यमों का प्रयोग करते हैं, उससे हम अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। वह हमारे भाव विचारों का संचरण है। पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, अभिव्यक्त करने की जो प्रक्रिया है, इसे हम संप्रेषण कहते हैं। सम्यक रूप से प्रेषित करना, अपनी बात को पूर्ण रूप से दूसरे तक पहुंचा देना संप्रेषण कहलाता है। प्रेषण सफल तभी होता है जब वक्ता और श्रोता सहयोगात्मक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो वक्ता कहना चाहता है वो बात किसी भी माध्यम से, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, संकेतों के माध्यम से, तकनीक के द्वारा, किसी भी तरह से सुनने वाले तक पहुंच जाए। और सुनने वाले का भी सहयोग और अपेक्षित है इसमें, क्योंकि हमने जो बात कही है उसको ग्रहण करने के लिए श्रोता तैयार होना चाहिए। जब वो हमारी बात को समझ जाता है तो यह संप्रेषण हो जाता है। संप्रेषण शब्द सम जमा प्रेषण, दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थात सम्यक रूप से, समान रूप से भेजा गया। जो हम कहना चाहते हैं वो बात, वो विचार, वो भाव जो का त्यों सामने वाले के पास पहुंच जाए, पहुंचा दिया जाए। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का पर्याय है। अंग्रेजी में जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं, हिंदी में हम उसे संचार या संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। और संप्रेषण का काम भी यही है। वो किसी भी अर्थ सूचना को, जो सूचना हम भेजना चाहते हैं सामने वाले के पास, उसको साधारण बनाकर सामान्य रूप से सामने वाले के पास, ग्रहण करने वाले के पास पहुंचा देता है। तो ये जो माध्यम है, ये संप्रेषण कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण है। संप्रेषण के अर्थ को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए हमें संप्रेषण कौशल की परिभाषाओं को समझना होगा। अलग अलग विद्वानों ने संप्रेषण कौशल की परिभाषाएं दी हैं। एक विद्वान ने कहा, संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को प्रेषित कराने से है। तो एक अन्य विद्वान कहते हैं, संप्रेषण विचार विमर्श की वह विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित व तर्क सम्मत विचार व सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। संप्रेषण अर्थों का एक पूल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि संप्रेषण के लिए जितनी भी परिभाषाओं का अध्ययन हम करेंगे, उल्लेख करेंगे, उनमें कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। सभी परिभाषाओं का अवलोकन करने पर पता लगता है कि संप्रेषण
एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कौशल है जिसमें हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक भेजने वाला होता है, एक ग्रहण करने वाला, प्राप्त करने वाला होता है। तो प्रेषित करने वाले से प्राप्त करने वाले तक जब भाव, विचार, अर्थ, सूचनाएं ये पहुंच जाती है तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया है। इसलिए संप्रेषण को एक गत्यात्मक प्रक्रिया भी कहा, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी कहा, क्योंकि संप्रेषण अर्थ गौरव से युक्त होता है, निरर्थक नहीं होता है, भावपूर्ण होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तभी संप्रेषण एक सफल प्रेषण कहलाता है। संप्रेषण की परिभाषाओं के बाद हमारे सामने संप्रेषण का जो स्वरूप उभर कर आता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, संप्रेषण सदैव एक गतिमान प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठ पोषण होना आवश्यक है। साधारण शब्दों में इस बात को कहा जाए तो संप्रेषण की प्रक्रिया में एक श्रोता द्वारा, एक वक्ता द्वारा श्रोता तक भाव, अर्थ, विचार शब्दों के माध्यम से पहुंचाने की प्रक्रिया है। संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रणाली है, सार्वभौमिक प्रणाली है, क्योंकि जब से मनुष्य इस सृष्टि में अवतरित हुआ है, जब से उसने अपने मन मस्तिष्क की भावनाएं और विचार व्यक्त करने की कुशलता प्राप्त की है, तब से ही संप्रेषण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप में व्यवहार में लाया जा रहा है। संप्रेषण की प्रक्रिया उसी जमाने से है जिस जमाने में मनुष्य ने अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू किया था। इसलिए संप्रेषण सर्वव्यापक है। संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य असंभव है, क्योंकि शिक्षण कार्य में अध्यापक है, विद्यार्थी है। वो विद्यार्थी चाहे व्यक्तिगत स्तर पर अध्यापक से मिले, चाहे कक्षा कक्ष में, दोनों के बीच जब तक संप्रेषण नहीं होगा तब तक शिक्षण अधिगम हो ही नहीं सकता। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण अपरिहार्य है। संप्रेषण के बिना शिक्षण अधिगम कार्य असंभव है। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का, एक वक्ता और एक श्रोता का होना अनिवार्य है। जब एक प्रेषक और एक ग्रहण करने वाले, ये 2 तत्व जब तक नहीं होंगे, ये 2 फैक्टर नहीं होंगे, तब तक संप्रेषण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। इसलिए संप्रेषण की जो प्रकृति और विशेषता है, उसमें अकेलापन नहीं है। वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रणाली है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति के अलावा एक दूसरा और चाहिए, जिस तक एक व्यक्ति अपना चिंतन संप्रेषित कर सके। संप्रेषण के उद्देश्य, जैसा कि हम संप्रेषण के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकृति, इन सभी विषयों में इस बात की चर्चा करते हुए आए हैं कि संप्रेषण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। तो कौन से उद्देश्य हैं? संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य है समूह को संबोधित करने के कौशल का विकास करना।
संप्रेषण की प्रक्रिया जब हमारी विकसित होगी, क्योंकि संप्रेषण में बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना ये सब समाहित है, और जिसके ये कौशल विकसित होंगे वो व्यक्ति जब अपनी बात, जब अपना चिंतन श्रोता तक पहुंचाएगा, प्रेषित करेगा, तो उसके अंदर समूह को संबोधित करने की सामर्थ्य होगी। ये सामर्थ्य ही संप्रेषण का पहला उद्देश्य है। समूह को विषय वस्तु से स्पष्ट या सरल ढंग से परिचित कराना संप्रेषण कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है। ये समूह हमारे सामने विद्यार्थियों का भी हो सकता है, एक कक्ष में हो सकता है, समाज में कुछ लोगों के बीच हमें अपनी बात कहनी होती है, इसीलिए संप्रेषण को सामाजिक प्रणाली कहा गया है। संप्रेषण के माध्यम से ही अध्यापक अपने पाठ को बोधगम्य बनाता है। वह अनेक लिखित मौखिक गतिविधियों के माध्यम से, क्रियाकलापों का आयोजन करके अपने विद्यार्थियों तक पढ़ाए जाने वाले पाठ को बोधगम्य बनाता है। विद्यार्थी उसे ग्रहण कर पाए इस काबिल उस विषय वस्तु को बनाता है। प्रभावशाली संप्रेषण के माध्यम से ही अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है, उनमें विषय वस्तु को जान लेने की और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये प्रभावशाली संप्रेषण का उद्देश्य है। संप्रेषण के उद्देश्यों के अंतर्गत लेखन के कौशल का विकास करना भी समाहित है, क्योंकि जब वक्ता या अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अपने वक्तव्य के माध्यम से विषय के प्रति अभिरुचि जागृत करता है, तो विद्यार्थियों में सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होता है, और सृजनात्मक प्रतिभा में विद्यार्थी में मूल लेखन कौशल जो है वो जागृत होता है। वो अपने मौलिक चिंतन को अभिव्यक्त करने के लिए, लिखकर अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रयास करता है, उस प्रयास में उसे सफलता मिलती है। इस सफलता के पीछे उन लोगों का योगदान रहता है जिनके सफल संप्रेषण से विद्यार्थी प्रेरित हुआ है, अभिप्रेरित हुआ है। संप्रेषण के माध्यम से ही अध्यापक विद्यार्थी जगत को तकनीक के इस युग में अनेक प्रकार की इंटरनेट सेवाएं या वेबसाइट आदि का उपयोग करना सिखाता है। शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग, नए नए अन्य अभियंत्रों का प्रयोग, उनका उपयोग करना, ये सब संप्रेषण के उद्देश्यों के अंतर्गत निहित है। संप्रेषण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में छात्र एक कारक है, क्योंकि जब अध्यापक अपना विषय वस्तु संप्रेषित करता है तो वहां छात्र का एकाग्रचित होकर के सुनना आवश्यक है। इसलिए संप्रेषण कितना सफलतापूर्वक प्रेषित हुआ है, विषय वस्तु कितनी सफलतापूर्वक प्रेषित हुआ है, विषय वस्तु संप्रेषण की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र तक कितनी पहुंची है, इसमें छात्र की भूमिका भी रहती है। क्योंकि छात्र यदि प्रेषित की गई विषय वस्तु को समझना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, ग्रहण करना नहीं चाहता है,
तो संप्रेषण की प्रक्रिया अधूरी और असफल कही जाएगी, जिससे संप्रेषण प्रभावित होगा। छात्र यदि पूरी रुचि के साथ, उत्सुकता के साथ, एकाग्रचित होकर उस विषय वस्तु को ग्रहण करता है, ध्यान से सुनता है, तो वह अध्यापक जो कुछ समझाना चाहता है उस बात को समझ पाता है। इसलिए संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में छात्र की अहम भूमिका है। दूसरा, शिक्षक के उद्देश्य। शिक्षक के जो उद्देश्य हैं, कक्ष में शिक्षक ने विद्यार्थियों को जो कुछ समझाना है, उस विषय वस्तु का ज्ञान शिक्षक को पर्याप्त है तो शिक्षक का संप्रेषण प्रभावशाली होगा। शिक्षक जो विषय वस्तु संप्रेषित करने के लिए कक्षा में आया है, उस विषय वस्तु के संप्रेषण के अंतर्गत शिक्षक के जो उद्देश्य हैं, उनका अगर शिक्षक को भली भांति ज्ञान है और उसी अंदाज, लहजे और शैली में शिक्षक अपना अध्यापन कार्य संपन्न करता है, तो शिक्षक संप्रेषण प्रभावशाली ढंग से होगा। शिक्षक का व्यक्तित्व तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षक का व्यक्तित्व भी संप्रेषण को प्रभावित करता है। शिक्षक का बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व दोनों की भूमिका रहती है संप्रेषण को प्रभावित करने में। इसीलिए ड्रेस एंड एड्रेस, वेशभूषा और संबोधन की शैली, इन दो चीजों को अध्यापक इन दो चीजों को एक विशेष मापदंड के रूप में देखा जाता है कि वह कक्ष में या अपने विद्यार्थियों में किस तरह से स्वयं को प्रस्तुत करता है। इसलिए शिक्षक का व्यक्तित्व भी संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में समाहित है। विषय वस्तु का चयन, अध्यापक द्वारा विषय वस्तु का चयन किया जाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के अपनी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, उनका मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है, आयु वर्ग क्या है, कक्षा वर्ग क्या है, उसको निर्धारित कर, उसको जांच कर, उसके अनुसार जब अध्यापक उन विद्यार्थियों की उपयोगिता उस विषय वस्तु के संदर्भ में क्या है, उन विद्यार्थियों का नजरिया उस विषय वस्तु के संदर्भ में क्या है, वो विषय वस्तु उन विद्यार्थियों के लिए कितनी उपयोगी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। और ये विषय वस्तु का चयन श्रोता वर्ग के लिए या विद्यार्थी वर्ग के लिए जितना संयमित, संतुलित होगा, संप्रेषण उतना ही प्रभावित होगा, संप्रेषण उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा। विद्यार्थी उस विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए उतनी ही तत्परता दिखाएंगे, उनकी रुचि जागृत होगी, और ऐसा होगा तो संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावित होगी, सकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। पाठ योजना का निर्माण, अध्यापक द्वारा जब किसी विषय वस्तु को कक्ष में अपने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो उस विषय वस्तु के संदर्भ में अध्यापक द्वारा एक पाठ योजना बना ली जानी चाहिए। वह उस पाठ योजना के नियोजन के आधार पर एक निर्धारित कालांश में निर्धारित विषय वस्तु विद्यार्थियों तक संप्रेषित करेगा। यदि अध्यापक को पहले से यह पता है कि मुझे एक निर्धारित कालांश में इतनी विषय वस्तु आज विद्यार्थियों को समझानी है,
इसकी योजना वो पूर्व निर्धारित करके लाता है तो उसका संप्रेषण प्रभावशाली होगा। इसलिए पाठ योजना का निर्माण भी संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक है। उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री। अध्यापक के पास विषय वस्तु है, पाठ योजना है, लेकिन पढ़ाने का तरीका सही नहीं है और न तो सही विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, न ही उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, तो विद्यार्थी उसकी अध्यापन शैली में रुचि नहीं लेंगे। ठीक इसके विपरीत यदि सही शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है और आवश्यकता अनुसार सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है तो अध्यापक की अध्यापन शैली विद्यार्थियों में लोकप्रिय होगी, विद्यार्थियों की उस विषय और उस अध्यापक में रुचि बढ़ेगी। रुचि होगी तो अध्यापक द्वारा कही गई बातें विद्यार्थियों तक सही तरीके से पहुंच जाएंगी। व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान। व्यक्तिक विभिन्नताएं भी संप्रेषण को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक इंडिविजुअल में, हर व्यक्ति में अलग अलग कुछ समानता और कुछ असमानताएं हैं। तो वो जो असमानताएं हैं, जैसे सबके बोलने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता, सबका भाषा ज्ञान एक जैसा नहीं हो सकता, विषय को समझने की शक्ति सब में एक जैसी नहीं हो सकती, सभी विषयों में सभी विद्यार्थियों की प्रतिभा एक जैसी नहीं हो सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि जो कुछ उनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है अध्यापक के द्वारा, उस विषय वस्तु को सभी बालक एक ही नजरिए से ग्रहण नहीं कर सकते। वो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस विषय को समझ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार सभी अध्यापकों की भी बोलने की शैली एक जैसी नहीं हो सकती, विषय वस्तु के प्रति नजरिया एक जैसा नहीं होता, उनके ज्ञान का भंडार सबका एक समान नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कुछ विभिन्नताएं हैं। वो विभिन्नताएं भी संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक बनती हैं। जिसका भाषा पर जितना ज्यादा अधिकार होगा, विषय पर जितना ज्यादा, विषय का जितना ज्यादा ज्ञान होगा, पढ़ाने की जो उत्तम शिक्षण विधियां हैं उनका जितना ज्यादा ज्ञान होगा, वो अध्यापक उतने ही प्रभावशाली ढंग से अपनी क्लास में अपने विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा। और जब वो ऐसा कर पाएगा, उसका सीधा अभिप्राय यह है कि उसका संप्रेषण प्रभावशाली हुआ, बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ा। कक्षा का वातावरण। कक्ष में जब अध्यापक पढ़ाता है तो वहां कक्षा का परिवेश कैसा है? क्या वो स्थान पढ़ने पढ़ाने के लिए आवश्यक जो मापदंड हैं उन पर खरा उतरता है? बैठने की व्यवस्था, शामपट, बच्चों के पास आवश्यक पाठ्य सामग्री, जिस एकांत और शांत वातावरण की आवश्यकता है वो वातावरण कक्षा का होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर एक संयमित, संतुलित, निश्चित अनुपात में हैं तो संप्रेषण प्रभावशाली होगा, और ये नहीं है तो फिर संप्रेषण प्रभावित होगा और उसके उचित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता दोनों का ही मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य भी संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक होता है। वक्ता का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए, इसी तरह श्रोता का भी होना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे से जुड़ सकें। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, प्रेषण प्रभावशाली तभी होता है, सफल तभी होता है जब वक्ता और श्रोता दोनों सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं। सह संबंध और सिखाने हेतु प्रेरणा। सह संबंध पर आधारित होता है संप्रेषण, और
अध्यापक अगर सिखाने की प्रेरणा से प्रेरित है तब भी उसका संप्रेषण प्रभावशाली ढंग से होता है। सहसंबंध और सिखाने की प्रेरणा यदि संप्रेषण के जो फैक्टर हैं, जो तत्व हैं, उनमें नहीं है, कहने का अभिप्राय है वक्ता और श्रोता में सहसंबंध और सिखाने की प्रेरणा नहीं है, तो वहां नकारात्मक परिणाम होंगे। और ये दोनों सही हैं तो संप्रेषण प्रभावशाली होगा। इसलिए सहसंबंध पर आधारित होते हैं संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, और संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में सिखाने हेतु जो प्रेरणा है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। धन्यवाद।